हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोथार जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, लैब असिस्टेंट आदि के जो न्यू वैकेंसी आई है उसके न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। पहला है संघनन, दूसरा संलयन, तीसरा ऊर्ध्वपातन और चौथा है वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वपातन। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए, मैं आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगी। तो ये जो है इसमें हम देखेंगे जो सॉलिड है इस तरीके से बना लीजिए। सॉलिड मतलब ठोस, यहाँ पे ठोस और यहाँ पे बना लीजिए द्रव मतलब कि लिक्विड और यहाँ पे बना लीजिए गैस। इस तरीके से आप 3 कॉलम बना लीजिए। जब हम ठोस से द्रव की तरफ चलते हैं, जब ठोस से द्रव होता है तो उसे कहा जाता है फ्यूज़न या संघनन। हिंदी में कहा जाता है संघनन, जो कि यहाँ पे पहला वाला दिया हुआ है। ये जब ठोस जब द्रव में बदल जाता है तो उसे हम फ्यूज़न या संघनन कहते हैं। जब ये द्रव जब गैस में बदलता है, द्रव जब गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? वाष्पीकरण। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है उसे वेपोराइजेशन कहा जाता है। और अगर गैस से ठोस में बदल रहा है, गैस से अगर ठोस में बदलेगा तो उसे कहते हैं निक्षेपण। हिंदी में कहते हैं क्या? निक्षेपण। और अगर यही हम बात करेंगे इंग्लिश में तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। गैस से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है इसे डिपोजिशन कहा जाता है। अब इस पूरी साइकिल को हम उल्टी कर लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे गैस था और यहाँ पे लिक्विड था। जब ठोस से सीधे गैस में मतलब सॉलिड से सीधे गैस बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्ध्वपातन या इसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो इंग्लिश में से सब्लिमेशन कहते हैं। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप घर में देख सकते हैं। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें वाष्प आती है, आप उस पर ढक्कन रख दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो गैस है, जो वाष्प है, उसके छोटी छोटी बूंदें वो ढक्कन पे लगी हुई होती हैं। तो वो गैस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो गया है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या संघनन उसे कहा जाता है। या लिक्विड से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं हिंदी में जमना। इंग्लिश में उसे कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। इंग्लिश में कहेंगे सॉलिडिफिकेशन और हिंदी में कहेंगे जमना। जैसे कि हम क्या करते हैं, बर्फ़ बना लेते हैं, मतलब पानी को रख देते हैं जमाने के लिए और वो बर्फ़ बन जाता है, तो वो लिक्विड से क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड जब बनता है तो उसे कहते हैं फ्यूज़न या संघनन इसे कहा जाता है। जब सॉलिड से गैस बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसी तरीके से जब लिक्विड है, लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है लिक्विड, तो उसे कहते हैं जमना या सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? जमना कहते हैं। जमना या सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। फिर जब लिक्विड है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण या इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन। इसी तरीके से फटाफट देख लेते हैं गैस का। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे कहा जाता है डिपोजिशन या निक्षेपण। इसे कहा जाता है निक्षेपण। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास कार्बोनेट अयस्क हैं, जब इनको हम अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे या सीमित वायु में और इसके ऑक्साइड बन जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पहला है गैंग, दूसरा है भर्जन, तीसरा है निस्तापन और चौथा है संक्षारण। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निस्तापन। निस्तापन कहा जाता है इसको। ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी ये होती है कि अयस्कों को जब हम प्योर करते हैं, मतलब जो हमारे पास धातुएं होती हैं जैसे कि सोना, चांदी, बहुत सारी धातुएं होती हैं, जब हम इनको निकालते हैं ये इम्प्योरिटीज़ के साथ आती हैं, मतलब कि ये प्योर नहीं होती हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है। तो उसको हटाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें हम इन सब प्रोसेस का यूज़ करते हैं। निस्तापन का, भर्जन का, ये सब प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग देखने से पहले हमें जानना होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं या आपकी खनिज क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि खनिज या मिनरल वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं भूपट्टी पर, मतलब कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं।
फिर और क्या होते हैं या अयस्क क्या होते हैं जान लेते हैं। अयस्क आपने सुना होगा, तो ये अयस्क जो है खनिजों का व्यावसायिक जो हम करने लग जाते हैं। जैसे कि हमने सोना निकाला और सोना को हमने निकाल रहे हैं और उसे बेच रहे हैं और उसका बहुत बड़ा हमने कोयला हो गया, इसका व्यवसाय हमने खड़ा कर दिया, तो उसे कहते हैं और। फिर गैंग क्या होता है, जो ये अयस्क हैं मतलब जो ये धातुएं हैं जिनका हम व्यवसाय कर रहे हैं, इनमें जो अशुद्धियां हैं उनको कहा जाता है गैंग। अब पूछा जाएगा कि गैंग क्या है, तो आप बता लोगे कि अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। एक एग्जांपल हम अपने घर से ले लेते हैं, जैसे कि आलू को जब आप ज़मीन से निकालोगे तो उसमें बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर निकलेंगे साथ में, फिर आप उसे धो के साफ़ करोगे ना। इसी तरीके से धातुएं होती हैं, धातुओं को जब आप ज़मीन से निष्कर्षित करते हो, बाहर निकालते हो, तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, मिट्टी कंकड़ बालू ये सब आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जब धातुओं में इतने सारी अशुद्धियाँ हैं, उनको हटाने की जो प्रोसेस है उसमें से एक प्रोसेस है आपकी निस्तापन की प्रक्रिया, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इससे याद रखोगे आप, कार्बोनेट अयस्कों को जब सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो उनके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन या निस्तापन अभिक्रिया। इसके बाद भर्जन भी सेम है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोस्टिंग। भर्जन में भी लगभग सेम अभिक्रिया होती है कि इसमें भी जो अयस्क होते हैं, लेकिन इसमें सल्फाइड अयस्क होते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क पूछा जाए तो आप बताओगे निस्तापन अभिक्रिया। अगर पूछा जाए कि सल्फाइड के अयस्क आपको पूछा जाएगा तो आप बताओगे उसमें होती है भर्जन अभिक्रिया। सल्फाइड के अयस्कों को जब हम सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रोस्टिंग या भर्जन कहा जाता है। और संक्षारण आप जानते हैं कि जब धातुएं क्षरित होने लग जाती हैं, मतलब खराब होने लग जाती हैं, तो उसको हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो लोहा है उस पर जंग लग जाना एक संक्षारण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको सत्य या असत्य बताना है। पहला है ठोस ऊष्मा देंगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है द्रव, उसको ऊष्मा देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा दिया है द्रव, उसको ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। इसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस का। बर्फ़ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब बर्फ़ का टुकड़ा हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब आप उसे ऊष्मा दोगे, मतलब हीट करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि द्रव, मतलब जब ये पानी बन गया, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको आपने उबाला, ऊष्मा दिया, मतलब हीट किया, उबाला, तो वो क्या होने लग जाता है, वेपोर होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दिया है आपको कि द्रव को शीतल करने पर ठोस बन जाता है। सही बात है। जब आप पानी को क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज के अंदर रख दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ही जो है सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये सारे आपके PYQs हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्यूटेन C4H10 द्वारा कितने संरचनात्मक समायव्य बनाए जा सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये संरचनात्मक समायव्य क्या होते हैं। तो ये वह होते हैं जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न होती हैं। अणुसूत्र क्या होता है, जो ये C4H10 जो दिया हुआ है इसे कहते हैं अणुसूत्र। ये एक जैसे हैं लेकिन इनकी संरचनाएं जो है वो अलग अलग होती है। तो इसके हम कितने बना सकते हैं, पहला दिया है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हम इसके संरचनात्मक समायव्य बना सकते हैं, बना के दिखाएंगे। जब आप ऐसी चेन आपने बनाई होगी कभी, तो ये जो चेन है इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसे हम कहेंगे N ब्यूटेन, जिसका अणुसूत्र होता है C4H10। तो यहाँ पे 10H लगा लो, तो इस तरीके से एक ये बन गया। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 करके। तो ये एक तो ये बन गया इसका, और एक बनता है इसका आइसोब्यूटेन। जब हम बनाएंगे तो आइसोब्यूटेन का भी सेम फॉर्मूला होता है C4H10, लेकिन इसका संरचनात्मक सूत्र इस तरीके से होता है CH3 CH2 CH3 और CH3। इस तरीके से ये बनेगा, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसको आप खोल के भी बना सकते हैं, जैसे कि 4C बनाने हैं आपको इस तरीके से, और आपको पता है इसमें 1 लगेगा, और इस तरीके से 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका CH3 CH2
CH3 और CH3। इस तरीके से आपका बन जाएगा आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन जो है, दो इसके समावयव बनाए जा सकते हैं ब्यूटेन के। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व की इकाई क्या है। पहला है मोल पर लीटर, दूसरा है किलोग्राम प्रति घन मीटर, तीसरा है ग्राम घन सेंटीमीटर और चौथा है यहाँ पे बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी दोनों। घनत्व जो है इसकी इकाई बी और सी हो जाती है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। ये जो घनत्व है इसे हम डिनोट करते हैं रो के चिन्ह से, छोटा जो पी जैसा बनाते हैं, रो उसे कहा जाता है। रो से हम डिनोट करते हैं घनत्व को, और इसका फॉर्मूला द्रव्यमान हमारे पास m हो जाता है और आयतन v हो जाता है। तो रो इज इक्वल टू mv जो है घनत्व का फॉर्मूला होता है। और घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का घनत्व उसके इकाई आयतन में, मतलब ये जो इकाई आयतन है इसका, इसमें उपस्थित द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक हमने देख लिया। ऐसे भी आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब आयतन। मीटर जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है kg, किलोग्राम। आयतन का मात्रक होता है हमारे पास मीटर का घन क्यूब होता है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर, और जब ऊपर की तरफ इसे ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक यौगिक सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है? पहला है कैल्शियम क्लोराइड CaCl, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तीसरा है सोडियम सल्फेट NaSO4 और चौथा है सोडियम सल्फाइड NaS। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S जो है ये आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। पहला जो है इसमें क्या अशुद्धि है? तो यहाँ पे जो Ca है उसमें Cl2 नहीं लिखा है, बाकी फार्मूला बिल्कुल सही है। कैल्शियम क्लोराइड अब फार्मूला सही हो गया है। फिर जो तीसरा दिया है सोडियम सल्फेट, इसका भी फार्मूला सही दिया है, लेकिन यहाँ पे Na2 होता है, Na2SO4 होता है। फिर फोर्थ दिया है सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे भी Na2S होता है, Na2S। इस तरीके से ये सारे फार्मूले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं? POP भी कहते हैं। तो पहला दिया है CaSO4, दूसरा है CaSO4 हाफ H2O, तीसरा दिया है CaSO4 2H2O और चौथा दिया है CaOH। तो इसका सही आंसर आ जाएगा POP का ऑप्शन नंबर 2, CaSO4 हाफ H2O। ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। जो प्लास्टर हम हाथ में लगाते हैं जब हड्डी वड्डी टूट जाती है, खिलौनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। और जो ये ऑप्शन नंबर 3 दिया है यहाँ पे CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 373 K पर हीट किया जाता है तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फिर से जिप्सम बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। और ये CaOH क्या है यहाँ पे? तो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या स्लेक लाइम भी इसे कहा जाता है, स्लेक लाइम, जिससे कि हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो पानी की गंदगी होती है ना उसे साफ़ किया जाता है इससे, स्लेक लाइम से। अगर नाम पूछा जाए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो ये दिया हुआ है, तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम आप लिख लीजिए कैल्शियम सल्फेट। ये है कैल्शियम, ये सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अगर इसका जिप्सम का पूछा जाएगा तो ये है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, घरों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले सिलेंडर में उपस्थित गैस का नाम बताइए। तो हम सब जानते हैं कि ये कौन सी गैस है, ये है LPG। तो LPG को क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर A दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये है CNG का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? पहला है एंटासिड, दूसरा है नींबू का रस, तीसरा है मानव रक्त और चौथा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अम्लीय मतलब एसिडिक बताना है। तो हमें पता है कि जो नींबू का रस है वो कैसा होता है? वो एसिडिक होता है, उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। एंटासिड, यहाँ पे एंटासिड से ही पता चल रहा है कि एंटी है, एसिड का उल्टा, मतलब जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये भी एक प्रकार का एंटासिड है। जब एसिडिटी कब्ज वगैरह हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं।
दवाई का काम करता है। यहाँ पे दिया है मानव रक्त, तो हम इसका जो ह्यूमन ब्लड है इसका पीएच हम जान लेते हैं। तो इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच जो है ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो आप नॉर्मली इसको 7.4 भी कह सकते हैं। तो 7.4 7 से ज़्यादा है इसका पीएच, इसका मतलब ये क्या है, ये क्षारीय है या एल्कलाइन है, मतलब अम्लीय नहीं है। ये कैसा होता है, स्लाइटली क्षारीय होता है, 7 से ऊपर इसका पीएच है। अगला क्वेश्चन है एल्कीनों का सामान्य सूत्र है। तो आपने कार्बन और कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें देखा होगा कि जो कार्बन होते हैं, जब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन के यौगिक होते हैं ये सारे के सारे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते थे, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त, और एक होते हैं असंतृप्त। तो जो संतृप्त होते हैं उनमें आते हैं एल्केन, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें आते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, तो जो यहाँ पे ये एल्केन है इनका सूत्र पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही है इसका CnH2n जो है इसका फॉर्मूला है एल्कीन का। यहाँ पे जो CnH2n+2n दिया है ये फॉर्मूला है एल्केन का। तो एल्केन ये लिख लीजिए आप, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2n। एल्काइन जो है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। जो एल्केन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड लगता है, एल्कीन जो होते हैं इनमें डबल बॉन्ड लगता है, और जो एल्काइंस होते हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन बी विटामिन नहीं है, मतलब जो विटामिन बी नहीं है वो बताना है। पहला है थायमिन, दूसरा है फोलिक एसिड, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा है अल्फा लिपोलिक एसिड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किसका नाम है, विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं पूरी लिस्ट को विटामिन बी की। हम जानते हैं कि जो विटामिन बी होता है इसकी कमी से हमारे पास बेरी रोग होता है, और विटामिन बी जो है B1 से लेकर B12 तक होता है। तो एक एक करके मैं बोलते जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाइए। B1 जो है, B1 का नाम होता है थायमिन, ये जो थायमिन है ये है B1 का नाम। दूसरा जो है B2 का होता है राइबोफ्लेविन B2 का नाम होता है। B3 इसका नाम है नियासिन, तो इसको लिखते जाइए आप, नियासिन जो है ये होता है B3। B5 आता है इसके बाद, B4 नहीं होता है, B5 का है पेंटाथेनिक एसिड। तो लिख लीजिए आप पेंटोथेनिक एसिड जो है ये B5 का नाम होता है। और B6 जो है इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। B6 आपको याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। B7 जो है इसका नाम होता है बायोटिन आपने खूब सुना होगा आजकल कि बायोटिन, तो ये होता है B7 का नाम होता है बायोटिन। उसके बाद आता है B9, तो B9 जो है इसका हो जाएगा फोलेट जो है ये आ जाएगा B9 का, मतलब जो ये फॉलिक एसिड है ये हो जाएगा B9। इसके बाद आता है B12 जो है इसका नाम होता है कोबालमिन। तो कोबालमिन लिख लेना आप, B12 का नाम क्या होता है, कोबालमिन जो है ये B12 का नाम होता है। ये सारे नाम आपको याद रखना है। और जो ये अल्फा लिपोलिक एसिड है ये होता है B कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे लैंगिक जनन के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है लैंगिक जनन दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है लैंगिक जनन में। दूसरा दिया है कि लैंगिक जनन के समय बाह्य निषेचन ही होता है। तीसरा दिया है कि लैंगिक जनन में सामान्यतः युग्मक संलयन होता है। और चौथा दिया है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए और 2, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे लिखा है नहीं होती है। ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन।
दूसरा यहाँ पे दिया है कि लैंगिक जनन के समय बाह्य निषेचन ही होता है, ही नहीं होता है, दोनों होते हैं, बाह्य निषेचन भी होता है और आंतरिक निषेचन भी होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहला तो यही है कि इसमें 2 जीव जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है कि इसमें गैमीट्स बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशन इसमें होता है, मतलब एग और स्पर्म हम बात करते हैं तो गैमीट होते हैं ये दोनों, इस युग्मक संलयन जिसे कहा जाता है। तीसरा है कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, मतलब निषेचन होता है। तो और निषेचन दोनों प्रकार से हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तीसरा है कि इसमें पॉलिनेशन भी होता है और इसमें है कि वेरिएशंस इसमें आ जाती हैं और इसमें मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हो जाता है, मतलब कि जो सेल है वो डिवाइड करती रहती हैं और डिवाइड होके 4 में बदल जाती हैं, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन यहाँ पे बताना है। पहला है एंजियोटेंसिन, दूसरा है डोपामिन, तीसरा है रेनिन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइटोकाइनिन, क्योंकि पादप हार्मोन जो है हमारे पास कुल हम जो पढ़ते हैं 5 पढ़ते हैं। पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है ऑक्सिन, चौथा है एब्सिक एसिड और पाँचवा है एथिलीन। यहाँ पे जो ये ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जो काम है ये क्या है कि ये टिप्स में प्रेजेंट होता है, ये फटाफट सेल को ग्रोथ करता रहेगा, ये सेल की ग्रोथ के लिए होता है, सेल की ग्रोथ के लिए ऑक्सिन होता है और ये हमेशा टिप्स में प्रेजेंट होगा। रूट टिप्स में आपको देखने को मिल जाएगा, शूट टिप में आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सिन। दूसरा आता है यहाँ पे गिब्रेलिन या जिब्रेलिन, जो भी आप इसे बोलना चाहें। इसका क्या काम है, जब स्टेम्स होती हैं ना वो उनके इलोंगेशन के लिए होता है, मतलब जो पौधा है इसके जो ये तना है ना, तने को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है जिब्रेलिन। साथ ही साथ अगर हमने बीज बो दिया और उस बीज प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, मतलब बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन इसको बाहर आने में हेल्प करेगा। सीड को या सीड जर्मिनेशन में जो हेल्प करता है वो है गिब्रेलिन या जिब्रेलिन। अगला है साइटोकाइनिन, तो साइटो से ही पता चल रहा है, साइटो, साइटो मीन्स सेल, सेल को ये डिवाइड करेगा, डिवीज़न करता रहता है। सेल डिवीज़न का कार्य किसका है? साइटोकाइनिन का, और साथ ही साथ ये एजिंग को प्रिवेंट करता है। अगला है हमारे पास एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड इसका क्या काम है? काम है स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सेस देना पौधे को। अगला है एथिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिलीन। ये जो एथिलीन है ये हार्मोन क्या करता है? राइपिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब कि जो फल बन जाते हैं जब पौधे पे तो उनको पकाने के काम आता है। आपने देखा होगा कि कच्चे हम आजकल इसी एथिलीन की हेल्प से, इसी हार्मोन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि कच्चे जितने भी फल होते हैं, आम हो गया, केले हो गए, उनके बीच में हम एथिलीन रख देते हैं, उनसे क्या हो जाता है? ये पक जाते हैं। तो आई होप कि आपको प्लांट हार्मोन समझ में आएंगे। अब ये एंजियोटेंसिन क्या है? एंजियोटेंसिन जो है ये एनिमल हार्मोन होता है और ये हेल्प करता है बीपी रेगुलेट करने में, मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है एंजियोटेंसिन। ये भी क्या है? एक हार्मोन है, और जो हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल है ना उसको बैलेंस करके रखता है। ये तो डोपामिन तो आपने खूब सुना होगा। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन से प्रोड्यूस होता है जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स, प्लेजर्स, खुशियों को जो केमिकल या जो भी हार्मोन रेगुलेट करता है उसे हम डोपामिन कहते हैं। अगला है रेनिन। जो रेनिन क्या है? तो ये एक एंजाइम है रेनिन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये किडनी, जो हमारी बॉडी में किडनी है, किडनी से प्रोड्यूस होता है रेनिन, और ये हेल्प करता है बीपी रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाल तने के निचले भाग में गोलाई से निकाल दी जाए तो वृक्ष सूखकर मर जाता है, क्योंकि पहला है मिट्टी से ऊपरी हवाई भागों को पानी नहीं पहुंच पाता, दूसरा है कि जड़ें ऊर्जा के अभाव में भूखी रह जाती हैं, तीसरा है कि वृक्ष सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो जाता है, और चौथा है कि जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पौधा है उसका जब हमने निचला भाग नीचे की तरफ में उसे गोलाई से काट दिया, आधा आधा गोल करके काट दिया, तो ये पौधा क्या हो जाता है या पेड़ जो है धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। उसका कारण बताना है। तो इसका कारण है कि ये जो जड़ें हैं ना इनमें ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मेन सोर्स तो यही है, इस तने के थ्रू ही क्या पहुंच पाती है, जड़ों को भी सारा खाना वाना पत्तियां बनाती हैं, इसके थ्रू जो फ्लोएम है इसको इनको भी
ऊर्जा देगा, लेकिन इनको ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ऊर्जा के अभाव में बेचारा पूरा पौधा सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए क्यूलेक्स मच्छर एक वाहक है? पहला है वुचेरिया, दूसरा है ट्रिपेनोसोमा, तीसरा है लीशमानिया और चौथा है निजेरिया। तो जो क्यूलेक्स मच्छर है एक वाहक है, मतलब ये किसको कैरी करता है? तो ये है वुचेरिया। वुचेरिया को ये कैरी करता है। और क्यूलेक्स मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये भी जान लेते हैं। जो क्यूलेक्स मच्छर है ये एवियन मलेरिया, एवियन का मतलब होता है पक्षियों में जो मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ये क्यूलेक्स मच्छर। मतलब पक्षियों को अगर काट ले तो उनको मलेरिया हो जाता है। और साथ ही साथ एक बीमारी है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया भी जो है ये क्यूलेक्स मच्छर ही इसे फैलाता है, फाइलेरिया। साथ ही साथ जो इंसेफेलाइटिस, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस, ये सारी बीमारियां भी किससे फैलती हैं? इस क्यूलेक्स मच्छर से फैलती हैं, मॉस्किटो से। यहाँ पे दूसरा दिया है ट्रेपेनोसोमा, तो इससे होती है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब जो सोने की जो बीमारी होती है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ये होती है ट्रेपेनोसोमा से। यहाँ पे थर्ड दिया है लीशमानिया, तो लीशमानिया से जो डिजीज़ होती है उसका नाम भी लीशमानियंसिस है। और ये किससे फैलता है? तो ये सैंड फ्लाई जो मतलब ये मक्खियाँ आपने देखी होंगी ना, इनसे फैलता है, सैंड फ्लाई से लीशमानियसिस जो डिजीज़ है ये। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस रोग की संभावना के लिए किया जाता है? तो हम जानते हैं कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए होता है, लेकिन एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका ये टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट, और विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के डिटेक्शन के लिए। एड्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एड कौन से वायरस से होता है? तो ये होता है HIV वायरस से, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व और उनके राज्यों के बीच सही मिलान को पहचानिए। तो जो सही मिला हुआ है उसे बताना है। पहला है मानस टाइगर रिजर्व असम, दूसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, तीसरा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और चौथा है पलामू टाइगर रिजर्व उड़ीसा। तो इसमें जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानस टाइगर रिजर्व, ये असम में ही है। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है कर्नाटक में। और कॉर्बेट तो हम जाते हैं अपने उत्तराखंड का है। और चौथा है पलामू टाइगर रिजर्व, ये है झारखंड में। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये कहाँ पे है, ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह किन कारकों पर निर्भर करता है? मतलब वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जब हम वहाँ से एनर्जी सोर्स को हम चूज़ करते हैं। पहला है कि उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता उपलब्ध, कितनी ईजिली वो ऊर्जा हमें मिल जा रही है, जैसे कि सनलाइट कितनी ईजिली हमको मिल जाती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी क्षमता, मतलब कि कितना हम उसको डेवलप कर पाएंगे। तीसरा है पर्यावरण, मतलब कि वहाँ का आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है। और चौथा है उपरोक्त सही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी फैक्टर्स को हम देखते हैं, उन पे निर्भर करता है हम जब किसी ऊर्जा सोर्स को चयन करते हैं। जैसे अब मैंने कहा सन, तो सन इन तीनों ही फैक्टर्स पे फिट बैठता है। अगला है मेगा डाइवर्सिटी, वृहद जैव विविधता के क्षेत्र, विशेषताएं किस किस के मध्य पाई जाते हैं? पहला है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच, दूसरा है मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच, तीसरा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और मकर रेखा के बीच, और चौथा है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच। तो जो मेगा डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो ये पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड को बीच से जो रेखा काटती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर या विषुवत रेखा, जो भी आपको कहना है। ये सारे नाम हैं इस एक रेखा के। इसके ऊपर जो 33.5 और 33.5 ऊपर नीचे जो रेखाएं हैं, ऊपर वाली जो है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर मतलब कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो जो ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये पूरा एरिया इसे कहा जाता है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। ये पूरा का पूरा बहुत ही यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है और बहुत बारिश भी होती है, और बारिश नमी सब
सारे पर्यावरणीय फैक्टर बहुत अच्छे हैं। ऊपर यहाँ जाएंगे तो कोई जैव विविधता नहीं दिखेगी आपको, ये पोलर रीजन्स है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है तो इतनी जैव विविधता। इस बीच आपको बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलेंगी, अमेजोन के फॉरेस्ट सब इसी बीच देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग विषाणु जनित रोग हैं। तो क्या ये विषाणु जनित है? नहीं, ये जीवाणु जनित बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग। क्षय मतलब होता है टीबी, हैजा मतलब कोलेरा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणु में डीएनए संश्लेषण करने वाली प्रक्रियाओं को बंद कर देती है। पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है और ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया है उनका सारा खात्मा कर देती है। तीसरा है यहाँ पे सभी विषाणु पोषी कोशिकाओं के अंदर रहते हैं जबकि जीवाणु में यह कभी कभार देखा जाता है। और चौथा है कि सभी जीवाणु पोषक कोशिकाओं में बहुगुणित होती हैं, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन जो है पोषक कोशिकाओं के अंदर ही होता है। यही जो है इसका सही आंसर है। बाकी ये तीनों बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ये जीवाणु से होता है ये रोग, बैक्टीरिया से। ये जो एंटीबायोटिक हैं ये जीवाणु को खात्मा कर देती है। तो ये थे आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आपको कैसी लगी सीरीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।